हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत है। तो फाइनली आज हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर के लिए जो कोर्स लेके आने वाले थे वो ला चुके हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आज हम हाइड्रोलिक्स मशीन का पहला चैप्टर देखेंगे। उसके अंदर हम चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए एक एक पॉइंट। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, जिससे कि आप अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक्स का पहला चैप्टर है। आप लोग इसमें पहला चैप्टर डाल लेंगे और आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या होते हैं। इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहले इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, फ्लूइड बेसिकली हम किसी भी लिक्विड या गैस को बोलते हैं। फ्लूइड की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो शेयर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर पाता है। अर्थात फ्लूइड जब बहता है तो उसके सभी लेयर पे क्या होता है, एक शेयर फोर्स एक शेयर फोर्स उस पर एक्ट करता है और वो उसको सह नहीं पाता है, जिसके कारण फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, अपना प्लेस बदलता रहता है और फ्लूइड एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जो शेयर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है जिसके कारण वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। एकदम स्मॉल मैग्नीट्यूड का भी अगर शेयर फोर्स उस पर कार्य करेगा, शेयर स्ट्रेस कह सकते हैं या फोर्स कह सकते हैं आप, अगर वो काम करेगा तो वो फ्लूइड क्या होगा, डिफॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो फ्लूइड की यही प्रॉपर्टीज होती है कि वो शेयर शेयर स्ट्रेस के अंदर या शेयर फोर्स के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है, वो उसको रजिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, मैंने आपको बताया, लिक्विड और गैस। अब हम चलेंगे, आपको समझ में आएगा कि फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, अब हम चलेंगे कि आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या होते हैं। अब यहाँ से एक एक पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार तो डेफिनेशन ही पूछी गई है फ्लूइड की। फ्लूइड का चार ऑप्शन में डेफिनेशन लिखा रहता है, उसमें आपको सही लिखना होता है। तो उसमें यही लिखा रहता है कि अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म अंडर शियर फोर्स वेदर इट इज स्मॉल और बिग इन मैग्नीट्यूड। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड स्मॉल है या फिर बड़ा है। वो स्मॉल भी होगा तो भी कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है। यही कारण है कि फ्लूइड क्या होता है, बहता रहता है। ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अगर वो एक जगह डाल दिया जाए तो विस्कोसिटी के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे, ये है पहला पॉइंट, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होते हैं जो कि कंप्रेसिबल होंगे और नॉन विस्कस होंगे। तो ये आपको बहुत तरीके से आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे कि आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होते हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल होंगे और नॉन विस्कस भी होंगे। ठीक है, और इसका जो बल्क मॉडुलस होता है वो इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट होगा, ये 8 नहीं है, इन्फिनाइट बना रखा है मैंने। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस कितना होता है आइडियल फ्लूइड का, इनफाइनाइट होता है। अब ये चीज़ें आपको मेन मेन जो पॉइंट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसलिए ये क्रैक कोर्स है, कम टाइम में आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकेंगे। तो आइडियल फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, वो इनकम्प्रेसिबल होंगे और नॉन विस्कस होंगे। और उसका जो बल्क मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस अगर के से डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस को, तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, रियल फ्लूइड क्या होता है। रियल फ्लूइड, ठीक है, रियल फ्लूइड क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, मतलब जो म्यू की वैल्यू होगी उसको वो एग्जिस्ट करेगा रियल फ्लूइड में। फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी होगी, मतलब वो कंप्रेसिबिलिटी उसकी फाइनाइट होगी, कोई ना कोई नंबर होगा उसका, कोई ना कोई वैल्यू होगी। और सरफेस टेंशन जो होगा उसका, वो भी होगा उस रियल फ्लूइड का। लेकिन ये सब चीज़ें आइडियल फ्लूइड में नहीं होती हैं। किसी की कांस्टेंट होगी, मतलब विस्कोसिटी आइडियल फ्लूइड में कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर रिमेंबर की पॉइंट देखें तो यहाँ लिखा भी है कि आइडियल फ्लूइड हैज नो सरफेस टेंशन, मतलब जीरो सरफेस टेंशन होता है। बट रियल फ्लूइड का सरफेस टेंशन होता है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, और आइडियल फ्लूइड एक इमेजनरी फ्लूइड है। इमेजनरी फ्लूइड है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता है। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसका जीरो सरफेस टेंशन हो, उसकी विस्कोसिटी ना हो, ठीक है, बल्क मॉडुलस ना हो। हम बस स्टडी के लिए आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड के बारे में कुछ पॉइंट मिले, वो आप सब अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपके
पेपर में नहीं पूछा जाएगा इन आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड के रिलेट में। आगे जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा, और कैसे बनेगा हम उसके ऊपर एमसीक्यू भी करेंगे आगे वाली वीडियो में, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि फ्लूइड की होती हैं। जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इस पीडीएफ के माध्यम से। पहला जो है वो है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। स्पेसिफिक वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, अर्थात भार बटे आयतन। और वेट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है, वेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम से लिख सकते हैं। ये तो हमने न्यूटन्स लॉ से पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक है। वेट इक्वल टू क्या होता है, एम तो एम लिख दिया, और वॉल्यूम का जो संकेत होता है वो वी से दिखा दिया। और ये जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व, तो यहाँ पे मास अपन वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी। तो वेट, स्पेसिफिक वेट को हम रो जी भी लिख सकते हैं। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि 9.81 होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से चीजें हो गई। अब अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो स्पेसिफिक वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से हम देखेंगे वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ये मात्रक बन गया। अगर कुछ एक स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 18, माफ कीजिएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से लिखनी है, नोट करनी है। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, अर्थात डेंस 1 डेंसिटी क्या कहलाता है, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है, जिसको हम स्मॉल वी से दिखाते हैं, स्मॉल बी से दिखाते हैं। और अगर इसका मात्रक, इसका फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये हो जाता है मास अपॉन, सॉरी, वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा ये, और ये हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये उल्टा हो जाता है, इसलिए ये क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको पता है कि ये क्या है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, डेंसिटी के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो घनत्व कितना होता है पानी का, 1000 होता है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/1000 करेंगे तो ये आ जाएगा इसका हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, 0.001 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। दोनों नाम से हम इसको जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है सापेक्षिक, ठीक है, सापेक्षिक। तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। जिसका हम नापने, जिस फ्लूइड का हमें नापना है उसका डेंसिटी, और एक स्टैंडर्ड डेंसिटी जो हम, जिसके रिस्पेक्ट में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, उसका ये फॉर्मूला। और इसी तरह जब हम बात करेंगे अगर दूसरे फॉर्मूले से, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड और स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ रिमेंबर पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, वो हम देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर इज 1 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, और मरकरी की जो होती है वो कितने, क्या होती है, 13.6 होती है। ये मरकरी की अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 27 डिग्री पे हम इसको नापते हैं, कितने डिग्री पे, 27 डिग्री पे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करती रहती है। यही कारण है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो वाटर का हमने किस पे किया था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, और ये इस पे मरकरी का हम किस पे करते हैं, 27 डिग्री के आसपास पे करते हैं, ठीक है। और आप पूछेंगे या आपके सवाल मन में आ रहा होगा, ये 4 डिग्री ही क्यों लिखा है यहाँ पे, 4 डिग्री, 5, 6 डिग्री, 7 डिग्री क्यों क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे नोट में, कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। मतलब वाटर का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको मेजर किया जाता है। अब देखिए, जब मैंने अभी आपको बताया डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो से हम दिखाते हैं डेंसिटी को, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती है। जब डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है
तो वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी बन जाता है कि पानी का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम होता है और डेंसिटी सबसे अधिक होती है। तो 2 पॉइंट यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, इसलिए मैंने यही मेंशन कर दिया। तो दोनों चीज़ें आप लिख लेंगे कि पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है तथा आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है कई बार। तो ये फॉर्मूला एक मिनट रुकेंगे, ये फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो टाउ क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये एक एक क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो टाउ है वो शेयर स्ट्रेस है, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लूइड वही सब्सटेंस होते हैं जो शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं और उसी के कारण वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, भले मैग्नीट्यूड इस बहुत नेग्लिजिबल क्यों ना हो, वो बिल्कुल नहीं सह पाता है। ठीक है, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब श्यानता गुणांक बोलते हैं हिंदी में इसको, श्यानता गुणांक, या और इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। तीन नाम है इसके, तीनों नाम आप याद रखेंगे। दो नाम तो याद ही रखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब जो फ्लूइड बह रहा है उसका जो वेलोसिटी है उसका ग्रेडियंट है। और ये जो हमारा जो फ्लूइड शेयर स्ट्रेस के कारण जो डिफॉर्म हो रहा है, शेयर स्ट्रेन के कारण, शेयर स्ट्रेस के कारण जो डिफॉर्म हो रहा है वो क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, डी थीटा अपन डी यू। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन में यही रहता है, डायनेमिक विस्कोसिटी और रेट ऑफ शेयर एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर लिख देते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है और इसके नोटेशन याद है कि म्यू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी यू ओवर डी वाई क्या है, डी यू ओवर डी वाई होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और म्यू और ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ये होता है हमारा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ एंगुलर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद होंगी तो आप आंसर कर देंगे आराम से। ठीक है, अगर हम बात करें कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी क्या होती है, वो क्या होती है विस्कोसिटी मैंने अभी आपको बताया कि वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो एक यहाँ से पॉइंट जनरेट होता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड, तो ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स के सभी नियमों का पालन करता है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करता है, मतलब इस लॉ का पालन करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। और उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब म्यू की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ आप लिख देंगे, ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मूला और ये जो भी चीज़ें हैं सब इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपने यहाँ से देख लिया, यहाँ से निकल सकता है डायनेमिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लिखते हैं न्यू से, किससे, न्यू से। न्यू बराबर होता है हमारा म्यू अपॉन एल्फा। एल्फा क्या है हमारा, थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी या फिर इसको हम हीट डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं, डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो ये यहाँ से फॉर्मूला यहाँ नोट कर लेंगे आप कि न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन अल्फा होता है, और जहाँ म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या फिर हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये जो अल्फा है इसको हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी या हीट डिफ्यूजिविटी। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं कि विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी आप सभी को पता होगा, फ्लूइड के अंदर आपको कुछ ना याद हो, लेकिन विस्कोसिटी मतलब श्यानता की परिभाषा तो याद होती ही है सबको। ठीक है, तो कुछ मैं चीज़ें यहाँ मिटा लेता हूँ। चलिए, ठीक है, देखिए विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी के कारण ही क्या 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 होता है कि एक फ्लूइड क्या होता है, एक रेजिस्टेंट क्रिएट करता है फ्लूइड के लेयर पर, जिसके कारण फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो वो क्या होता है, विस्कोसिटी के कारण ही फ्लूइड क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करता है। ठीक है, तो
बहता है। ठीक है, यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप लिख लेंगे आराम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि मात्रक ही कई बार पेपर में पूछा गया है एमसीक्यू में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में देखना है आपको कि वो पूछ क्या रहा है, किस यूनिट में पूछ रहा है, एसआई यूनिट में पूछ रहा है, सीजीएस यूनिट में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, उसके बिहाफ पे आपको आंसर देना है। तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का जो मात्रक होता है वो जनरल मात्रक होता है हमारा पास्कल सेकंड। क्या होता है? पास्कल सेकंड। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर, अगर हम पी ए से इसको डिनोट करते हैं, पास्कल बराबर होता है हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये अगला ये मात्रक फिर चेंज हो जाता है, क्या होता है, पास्कल की जगह हमने क्या रख दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रख दिया, और नया फॉर्मूला हमारा क्या मात्रक क्या बन गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सेकंड तो यहाँ पे था ही, और पास्कल की जगह पे हमने क्या रख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया। तो ये मात्रक भी आपको याद रखना है। मतलब अगर आप पास्कल सेकंड याद रखेंगे तो पास्कल के लिए आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये वाला अपने आप बना लेंगे आप। और तीसरा एक मात्रक और होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, केजी पर मीटर सेकेंड। तो ये तीनों मात्रक याद रखना है, कभी भी कोई भी मात्रक एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम ये दोनों में से ही आता है। ठीक है, इन दोनों में से, लेकिन आपको ये भी याद रखना है। अगर हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में डायनेमिक विस्कोसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है पॉइस। क्या होता है? पॉइस। और पॉइस को हम लिख सकते हैं डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, सिंपल सी बात है, मीटर को सीजीएस में हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखते हैं, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का तो भैया यूनिवर्सल मात्रक है, ये किसी भी पद्धति में बदलता ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक सेम रहता है सभी पद्धतियों में, तो वो है टाइम, और टाइम का मात्रक सेकेंड। तो ये सीजीएस हो, एमकेएस है, पीएसओ, सब में सेकेंड ही रहता है। और न्यूटन मतलब भार का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है सीजीएस पद्धति में, तो बस उसी को रिप्लेस कर दिया, न्यूटन जी का डाइन, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, पर सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब यहां से हमें पता चल गया कि सीजीएस पद्धति में डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है, या डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब एक पॉइज बराबर कितना होता है, क्योंकि भाई कन्वर्ट भी तो करना है, ये एसआई मात्रक और एसवाई मात्रक में ही हम काम करते रहते हैं। तो एसआई मात्रक के लिए एक पॉइज बराबर होता है 0.1 पास्कल सेकेंड, या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर सेकेंड। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है कि एक पॉइज बराबर 0.1 पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। मैंने अभी फॉर्मूला भी लिखा था ऊपर, और यहाँ लिखा भी है फॉर्मूला, तो आप ये नोट कर लीजिए। मास डेंसिटी, थर्मल डिफ्यू अच्छा, ऊपर मैंने थर्मल डिफ्यूजिविटी आपको बता दीजिए, माफ कीजिएगा, ये क्या है, मास मास डेंसिटी होता है। ठीक है, मास डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम रो से दिखाते हैं, मास डेंसिटी है जिसको हम रो से दिखाते हैं, वहाँ ऊपर गलत हो गया, वो काट देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्म, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं, न्यू, या स्मॉल वी भी लिख सकते हैं, वैसे फिजिक्स में इसको न्यू बोलते हैं। तो क्या होता है, म्यू अपॉन डेंसिटी, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। अब इसका जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, तो मीटर की जगह चेंज करना है क्योंकि सेकेंड तो सेम ही रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं। जैसे वहां पे पॉइस बोल रहे थे, तो यहाँ क्या होता है, ये स्टोक होता है। ठीक है, और एक स्टोक बराबर होता है हमारा 10⁻⁻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 ⁻अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू विस्कोसिटी, वो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कहता है, अब वेरिएशन दिखाता है टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी पे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो पहला पॉइंट ये है आपका, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद टेम्परेचर। यहाँ से पता चल गया कि अगर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड बह रहा है, और उसकी विस्कोसिटी क्या है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ का टी बढ़ रहा है, तो अगर वो लिक्विड है तो विस्कोसिटी डिक्रीज होने लगती है, डिक्रीज होगी। डिक्रीज, डाउनवर्ड का मतलब डाउन। तो यहाँ से आपको याद रखना है, विस्कोसिटी अगर किसी भी लिक्विड की क्या डिक्रीज कब होगी, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। बट गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है, गैस अगर कोई है
तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी भी गैस की बढ़ेगी, बट लिक्विड की घटने लगती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से नोट करना है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केस की। कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। वो कौन कौन से हैं? एक तो गैसोलीन है, वाटर है, क्रूड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ती है। ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, लेकिन जनरली लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर हम इसलिए ले रहे हैं कि वाटर एक क्या है, यूनिवर्सल सब्सटेंस है, इसी के लिए हम बात करते हैं। अगर 20 डिग्री पे बात करेंगे तो विस्कोसिटी 20 डिग्री पे 1 सेंटीपोइज होती है वाटर की। ठीक है, वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है? 1 सेंटीपोइज होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विस्कोसिटी होता क्यों, किसके वजह से होता है, क्या कारण है कि विस्कोसिटी उसमें प्रोड्यूस है आती है। ठीक है, तो पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेसन, मतलब फोर्स ऑफ कोहेसन। मतलब इसकी बात करें, हिंदी में बात करेंगे तो कोहेसन मतलब ससंजक बल। आई थिंक मैं अगर हिंदी में सही बोल रहा हूँ, तो आप कोहेसन याद रखेंगे। ये किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? लिक्विड के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो लिक्विड के अंदर जो हम बात करेंगे कि विस्कोसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है, क्यों उस क्या कारण है कि विस्कोसिटी आती है उसके अंदर, तो वो किसके कारण आती है? फोर्स ऑफ कोहेसन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बन जाता है कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू, उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन यही रहता है, फोर्स ऑफ कोहेसन। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। और लिक्विड में कैसे विस्कोसिटी कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन फ्लूइड लेयर। ठीक है, जब देखिए गैस क्या होता है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल की गति भी बढ़ने लगती है। अब मॉलिक्यूल की गति जब बढ़ती है तो आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण उनके क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम में चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको। विस्कोसिटी किस कारण होती है? लिक्विड में होती है फोर्स ऑफ कोहेसन, और गैसेस में होती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि विस्कोसिटी किस कारण होता है, या विस्कोसिटी इज ड्यू टू, उसमें ऑप्शन में ये वाला रहता है, फोर्स ऑफ कोहेसन, ओनली फोर्स ऑफ कोहेसन रहता है। तो यही लगाना है। कई ऑप्शन में ये भी रहता है कि बोथ कोहेसन एंड अडहेसन फोर्स, बट वो गलत होता है। किसका कारण होता है विस्कोसिटी? केवल कोहेसन फोर्स के कारण ही होता है। और दूसरा, अगर लिक्विड की गैस की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, आज ये वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। 22 मिनट की वीडियो बन गई है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, कैसे आपको याद रखना है सारे फ्लूइड के नाम, और कैसे उसका वैल्यू, एन की वैल्यू, टाउ की वैल्यू, मतलब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। आज में हम यहीं तक पढ़ते हैं, विस्कोसिटी तक। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी कल आएगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी बटा दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। ऐसे ही हम क्रैक कोर्स करेंगे, और बहुत कम समय में हम सारा मैकेनिकल का जो भी टेक्निकल वाला पोर्शन है वो हम बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, और उसके एमसीक्यू भी करते रहेंगे साथ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।